हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु मलिक। फर्स्ट स्लाइड के चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट स्लाइड की पोम्स। तो ये है आपका सिलेबस जो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बॉल पोम, अमेंडा, द ट्रीज, फॉग, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रेगरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आवर फर्स्ट पोम इज डस्ट ऑफ स्नो विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस। हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी बहुत बड़ा चेंज ला देती हैं। इलेबोरेट विद रेफरेंस टू द पोम डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले हम आंसर में इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे, यस इट इज ट्रू, कि हमारी लाइफ में कई बार छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा चेंज ला देती हैं। समटाइम्स हमारी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसी को हम प्रूव करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। इसी चीज को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो में बहुत खूबसूरती से दर्शाया है कि कैसे जब पोएट का मूड खराब था, एक छोटे से इंसिडेंट ने, जब वो क्रो उड़ा और उसके ऊपर थोड़ी सी स्नो गिरी, तो कैसे पोएट का मूड एकदम से चेंज हो जाता है। पोएट बहुत ही सैड बैठा हुआ था, बट नाउ ही इज नॉट एट ऑल डिप्रेस्ड। अब वो बहुत खुश है और अपने काम पर जाने के लिए रेडी है। जैसे क्रो की मूवमेंट से पोएट का मूड चेंज हो गया, इसी तरह हम दूसरों के लिए छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं जिससे कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जैसे अगर हमें कभी किसी की बहुत जरूरत है और कोई हमारी थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो हम उस पर्सन के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं। इसी तरह हमारी छोटी सी हेल्प और आवर एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन चेंज समबडीज फ्यूचर। इस पोम में ये भी शो किया है कि नेचर जब अपनी बहुत ही हार्श कंडीशन में है तब भी वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। नेचर में एक नेचुरल हीलिंग पावर है और वो हमारा मूड अपलिफ्ट कर सकती है। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि हम उसे कितना नोटिस करते हैं और कितना अप्रिशिएट करते हैं। सेकंड पोम इज फायर एंड आइस। इट इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन इज discuss how extreme behavior can hasten the end of the world with respect to fire and ice। हमारे एक्सट्रीम बिहेवियर्स की वजह से कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड हो सकता है। दिस क्वेश्चन केम इन 2013। तो इस फॉर्म में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 डिफरेंट व्यूज दिए हैं जहां पर हमारे एक्सट्रीम बिहेवियर्स की वजह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट व्यू है वो है फायर के बारे में। इसमें 2 ही व्यूज हैं, एक फायर के बारे में और एक आइस के बारे में। तो फर्स्ट इज अबाउट फायर। फायर का जो राइमिंग वर्ड बनता है वो बनता है डिजायर, फायर डिजायर। तो इससे हम याद रखेंगे। तो फायर सिंबलाइजेस डिजायर्स एंड पैशन। ह्यूमन बींग्स की इतनी डिजायर्स हैं विच आर एंडलेस, जो कभी खत्म नहीं होती, और जितनी ज्यादा ह्यूमन बींग्स की डिजायर्स हैं उतने ही ज्यादा वो अनसेटिस्फाइड हैं। एंड पोएट राइटली सेड, अगर इन डिजायर्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ सेकंड व्यू इज अबाउट आइस। आइस के बारे में है। आइस का सिंबल है हेट। जैसे आइस है वो जमी रहती है, जल्दी से पिघलती नहीं है, इसी तरह जो हेट है, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस है, वो भी हम जल्दी से नहीं छोड़ते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इवन फ्रेंड्स में भी बहुत सारे लोग हैं, मोस्टली हम एक दूसरे से हेट करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिनकी आपस में बनती है। सेकेंड थिंग इज रिजिडिटी। सब लोग अपने में ही रहते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, ना हमारी किसी से बातचीत है। ह्यूमन बींग्स बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं, उसके अंदर इमोशंस खत्म हो चुके हैं। किसी के लिए भी लव, सिंपैथी, काइंडनेस, किसी की हेल्प करना, किसी की प्रॉब्लम को कंसीडर करना, ये सारे वर्च्यूज हैं जो आज हम खो चुके हैं। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर विल ऑल्सो लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल द वर्ल्ड एंड। वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी है और समटाइम्स न्यूज में भी दिखाया जाता है जिसको देख के हम डर भी जाते हैं। तो दिस क्वेश्चन केम इन 2014। तो साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि वर्ल्ड का एंड 2 तरह से हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा फायर आ जाएगी या फिर आइस एज होगी। अगर अर्थ पर हर जगह आग ही आग होगी तो भी अर्थ डिस्ट्रॉय होगी, और अगर हर जगह आइस एज है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है, सब कुछ जम जाएगा तो भी अर्थ पर कुछ नहीं बचेगा। तो दोनों ही एलिमेंट्स टोटली डिस्ट्रक्टिव हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है फायर, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? उसके अंदर आ सकता है नेचुरल कैलेमिटीज लाइक वॉल्केनो इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, सुनामी। ये सभी एग्जाम्पल हमने अपनी रियल लाइफ में भी देखे हैं। अगर इनमें से किसी की भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाती है तो अर्थ डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद सेकंड एलिमेंट जो इन्होंने बताया है वो है आइस।
जिस फ्रीक्वेंसी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, साइंटिस्ट का मानना है कि हो सकता है ये माउंटेन्स, ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर जगह फैलते जाएं। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो हो सकता है पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही रह जाए और जो लैंड मास है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ट्राइंग टू वार्न पीपल, वो लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर वो अपनी इन बैड हैबिट्स को ठीक नहीं करते हैं, वो इसी तरह से डिजायर्स और हेट के पीछे भागते रहेंगे, तो अर्थ विल बी डेफिनेटली डिस्ट्रॉयड। Our third poem is A Tiger in the Zoo. Very important question. Love for freedom is the natural instinct of every living being. Comment. कोई भी living creature है, whether human beings या animals, उनकी दिली इच्छा है कि उनके पास जीने की freedom होनी चाहिए. So we have to explain this. तो सबसे पहले हम इस statement से agree करेंगे, yes it is true कि हर living being अपनी life में freedom चाहता है. No one wants to live as a slave or in captivity. कोई भी गुलाम बनके या कोई भी एक पिंजरे में नहीं रह सकता, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। अब ह्यूमन बींग्स को तो फ्रीडम मिल गई है, बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग विद एनिमल्स, हम उन्हें केज में बंद करके रखते हैं। हमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बड़े बड़े जू बना लिए हैं। सेम थिंग इस पोम में है, जो टाइगर है उसको एक केज में केप्ट करके रखा जाता है, किस लिए, ताकि विजिटर्स आए, उनकी इनकम हो और वो टाइगर को देख के इंजॉय कर सके। बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द टाइगर, टाइगर को कैसा लग रहा है, टाइगर इज गेटिंग बोर, ही इज फीलिंग हेल्पलेस। और हमेशा अब टाइगर की क्या इच्छा है कि कभी ना कभी शायद वो भी यहाँ से फ्री हो सके, क्योंकि जो उसका केज है वो एक बहुत ही लिमिटेड सा एरिया है, ना ही वो वहां पर प्रॉपर रेस्ट कर सकता है क्योंकि पूरा दिन वहां पर विजिटर्स आते हैं, और ना ही वो फ्रीली वहां पर घूम सकता है क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। अब जितने भी विजिटर्स आते हैं, जैसे हम लोग जब जू में जाते हैं, हम एनिमल्स को देखकर खुद मंकी वाली हरकतें करते हैं, उछल कूद करते हैं, कभी उनके ऊपर पत्थर मारते हैं। दिस इज वेरी बैड। वो हमारे लिए तो फन है, लेकिन एनिमल्स को क्या लग रहा है, दे रियली फील एम्बैरेस्ड कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और वो सारे दिन विजिटर्स को देख देख के बोर हो जाते हैं और उनको विजिटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है हम में से कोई भी उनकी फ्रीडम के लिए हेल्प नहीं कर सकता। और टाइगर केज में कैसे खुश रह सकता है, उसको एक लिमिटेड सा एरिया दिया गया है, वो अपनी मर्जी से फ्रीली कहीं नहीं घूम सकता, जब उसका मन सोने का हो वो सो नहीं सकता, रेस्ट नहीं कर सकता, वो शिकार नहीं कर सकता। तो टाइगर को उस केज में बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजीम के अंदर रखा जाता है। तो द टाइगर इज रियली सैड एंड डिप्रेस्ड, और वो कंटिन्यूसली बाहर स्टार्स की तरफ देखता रहता है, और उसकी डिजायर है कि काश वो भी कभी फ्रीली बाहर घूम सके। तो बीइंग ह्यूमंस हमारी ड्यूटी बनती है, जैसे हमें अपने लिए फ्रीडम पसंद है, हम एनिमल्स को भी उतनी ही फ्रीडम दे सके, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग क्रिएचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज। अब जैसे कुछ गांव हैं, उसके आसपास बहुत घने जंगल होते हैं, तो टाइगर गांव में अपनी प्रेजेंस कैसे फील करवाता है। दिस क्वेश्चन केम इन 2015। तो टाइगर कैसे टेरर क्रिएट करता है, सबसे पहले तो टाइगर बहुत तेज तेज दहाड़ लगाता है, ताकि जो विलेजर्स हैं उसमें डर बना रहे और कोई भी जंगल तक आने की कोशिश ना करे। और अगर कभी किसी को टाइगर दिख जाता है तो वो उसको अपने वाइट टीथ और फैंग्स दिखाता है। और ये सब टाइगर क्यों कर रहा है, सबसे पहली चीज, ताकि कोई भी विलेजर कभी भी फॉरेस्ट की शांति भंग ना करे और कोई भी एनिमल्स को मारने की कोशिश ना करे, क्योंकि बहुत बार ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को सिर्फ अपने फन के लिए मार देते हैं, वो उनका एंटरटेनमेंट है, या फिर उनको मारकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट पोम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ टाइगर एंड अ लेपर्ड। हमें बताना है टाइगर और लेपर्ड में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। दिस क्वेश्चन केम इन 2011। पहले तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस ले लेते हैं। जो टाइगर है उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, और दूसरी तरफ जो लेपर्ड है उसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स नहीं होती है, उसकी बॉडी पर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। सेकेंड डिफरेंस, टाइगर शिकार तभी करता है जब वो बहुत भूखा होता है, लेकिन जो लेपर्ड है वो किसी भी टाइम हमला कर सकता है, समटाइम्स फॉर फन और समटाइम्स जब भी उसका मूड हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द एशियन लायन एज गिवन इन द पोम। एशियन लायन फीचर्स बताने हैं हमें। तो एशियन लायन जो है वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है, एंड इट इज फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। उसके बाद उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका कलर होता है ब्राउनिश येलो, एंड इट रोर्स वेरी लाउडली। शेर की दहाड़ बहुत तेज होती है। पुराने टाइम में कहा जाता था कि जब आसपास सर्कस आता था और शेर दहाड़ता था तो काउज और बफलोस दूध देना बंद कर देती थी, इतनी तेज दहाड़ होती थी। और अगर ह्यूमन बीइंग शेर की दहाड़ बहुत पास से सुन ले तो किसी ना किसी की डर के
हमारे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सो वियर्ड अबाउट द हाइनास एंड क्रोकोडाइल। हाइनास क्या होते हैं? लकड़बग्गा, और वो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं। एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज डिसेप्टिव इन नेचर, वो धोखा दे देता है, बहुत देर तक छुप के बैठा रहता है। तो द हाइनास एंड क्रोकोडाइल आर फेमस फॉर देयर बिहेवियर्स, वो दिखने में बहुत ही शरीफ से लगते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं। हाइनास की वॉइस ऐसी होती है जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हंस रहा हो, और जब भी वो देखते हैं कि किसी भी लायन ने या टाइगर ने एक शिकार को मारा हुआ है तो वो उस मरे हुए शिकार को खींचने की कोशिश करते हैं, जैसा डिस्कवरी में दिखाते हैं कि वो बार बार लायन को इरिटेट करते हैं। इसी तरह क्रोकोडाइल है, जैसे बोला जाता है कि जो मगरमच्छ के आंसू हैं वो झूठे आंसू होते हैं, वो दिखने में बहुत ही शांत और ऐसा लगता है कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका रियल मोटिव क्या होता है कि वो अपने शिकार पर फोकस रहता है। बहुत दिनों तक समटाइम्स वो बिना मूव किए एक ही जगह वेट करता रहता है, और जैसे ही शिकार सामने आ जाता है वो 1 मिनट में उसे खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट यूज द टर्म नोबल एंड वाइल्ड फॉर द टाइगर। पोएट ने टाइगर को नोबल और वाइल्ड क्यों कहा गया है, जिसमें कि जो नोबल वर्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। दिस क्वेश्चन केम इन 2020। तो इस पोम में बंगाल टाइगर को नोबल और वाइल्ड कहा गया है क्योंकि टाइगर तभी हंट करता है जब उसे बहुत भूख लगी हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने फन के लिए भी किसी न किसी एनिमल को मार देते हैं। नेक्स्ट पोम इज द बॉल पोम। व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, why doesn't he offer him money to buy another ball। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है, हम आंसर भी 2 पार्ट्स में ही देंगे। ए पार्ट में ये पूछा है कि जब बच्चे की बॉल गुम हो जाती है तो पोएट इंटरफेयर क्यों नहीं करता। तो पहले हम ए पार्ट का आंसर करेंगे। हमारी लाइफ में प्रॉफिट और लॉस ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बहुत ही नेचुरल है। समटाइम्स हमें बहुत कुछ मिल जाता है और समटाइम हम बहुत कुछ खो देते हैं। तो पोएट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, बिकॉज दिस इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इन्हीं चीजों से हम अपनी लाइफ में सीखते हैं। पोएट चाहते थे कि जो वो छोटा सा बच्चा है वो लॉस का मीनिंग अपने आप से सीखे कि रियलिटी में अगर हम कुछ खो देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। सेकंड पार्ट, जब बच्चे की बॉल खो जाती है तो पोएट उसे और मनी क्यों नहीं दे देता, क्योंकि उस टाइम जब बच्चे की बॉल खो गई थी तो मनी की शायद कोई वैल्यू ना होती, क्योंकि वो जो बॉल है उसके साथ बच्चे की बहुत सारी यादें जुड़ी थी, उसकी बचपन की यादें। तो अगर पोएट उसको कुछ पैसे दे भी देता न्यू बॉल खरीदने के लिए तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता। सेकेंड थिंग, पोएट चाहता है कि बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि जो हमारी चीजें हैं हमें उन्हें संभाल के रखनी चाहिए, और अगर किसी वजह से वो खो भी गई हैं सो दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज एक्सटर्नल। What does the poet mean by this expression? अब इस फ्रेज का क्या मतलब है, मनी इज एक्सटर्नल। वैसे तो हम पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, हमारे इमोशंस, हमारी खुशी, जिसके आगे पैसा भी कुछ नहीं है। अब पोम में पोएट ने मनी इज एक्सटर्नल क्यों कहा है, क्योंकि जब उस बच्चे की बॉल खो जाती है, उस बॉल को तो पैसों से खरीदा जा सकता है, बट जो इमोशंस उस बॉल के साथ जुड़े थे वो वापस नहीं आ सकते। दोबारा से जो न्यू बॉल आएगी उसके साथ वो सेम इमोशंस अटैच नहीं हो सकते। तो पोएट सेज जो भी नुकसान हमारी लाइफ में होता है सब कुछ मनी से नहीं खरीदा जा सकता। इसी तरह जब हमारे नियर वंस या हमारे रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है तो हम पैसों से उन्हें वापस नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द बॉय अपसेट ऑन लूजिंग द बॉल। बॉल गुम हो गई थी तो बच्चा इतना अपसेट क्यों हो गया था। अगर हमारी एक चीज गुम हो जाए या टूट जाए तो हम दूसरी खरीद सकते हैं, बट इस बच्चे की जब ये बॉल गुम हो गई थी तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, क्योंकि ये वो बॉल थी जिससे ये बचपन से खेलता आ रहा था और इसके साथ इसकी बहुत सारी मेमोरीज अटैच थी। बट नाउ द बॉय रियलाइज कि अब जो वो बॉल है वो हमेशा के लिए गुम हो चुकी है और कोई भी उसे किसी भी तरह से वापस नहीं ला सकता। तो द बॉय इज सैड एंड रिपेंटिंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, Why is it important for everyone to experience loss and to stand up after it? हर किसी के लिए क्यों जरूरी है कि हम किसी ना किसी लॉस से गुजरें, किसी ना किसी लॉस को फील करें और फिर उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। दिस क्वेश्चन केम इन 2014। जैसे एक छोटा बच्चा गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर बहुत कुछ सीखता है, इसी तरह से हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये चीजें हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ खो देते
लेते हैं तो हमें उससे जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसी चीज के ऊपर पछतावा नहीं करते रहना चाहिए। जितना जल्दी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही जल्दी हम उस चीज से बाहर आ जाएंगे। और हमारे लिए ये चीज समझनी भी जरूरी है कि जो पास्ट बीत चुका है वो कभी वापस नहीं आ सकता। जितना हम मुश्किल वक्त से गुजरते हैं उतना ही हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं और आगे कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसका हम डट के मुकाबला करते हैं। तो इस पोम से हमने क्या सीखा है? दिस इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। लॉस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इन आवर लाइफ। हमारी जितनी भी अटैचमेंट हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें से है, वो चाहे आपका फोन है, आपकी गाड़ी है, आपका स्कूटर है, कोई भी चीज, ये सारी चीजें कभी ना कभी खराब होंगी या कभी ना कभी आप इनसे दूर हो जाओगे। तो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनके साथ हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी वजह से आप उनसे दूर हो गए हो या वो गुम हो गई है तो आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप जल्दी से इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि यस, अब वो चीज आपसे दूर है, वो खराब हो चुकी है और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें। तो द इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ इज, अगर हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उसके बाद हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर अ लॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक बार जो चीज हम खो चुके हैं वो कभी वापस नहीं आ सकती, कोई भी चीज उसे वापस नहीं खरीद सकती। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे पास पेशेंस और करेज होनी चाहिए कि उस चीज को छोड़ के हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ सके। आवर नेक्स्ट पोम इज अमेंडा। क्वेश्चन नंबर 1, Why does Amanda seem moody most of the time? अमेंडा हर टाइम बहुत ही मूडी सी क्यों नजर आती है, हर टाइम बहुत लेजी सी है, अच्छे से रिस्पॉन्स क्यों नहीं करती? दिस क्वेश्चन केम इन CBSE 2016। अब अमेंडा हर टाइम मूडी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो हर टाइम कुछ ना कुछ इमेजिन करती रहती है। वो ये इमेजिन करती है कि कैसे वो अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर सकती है, और जब भी उसकी मदर उसको डांटती है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अब अमेंडा की जो मदर है उसे कंटिन्यूसली डांटती जा रही है। अब हमें एक दो बात सुनना तो अच्छा लगता है और हम उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई सुबह से शाम तक डांटते ही जा रहा है तो कुछ टाइम के बाद हम उसे सुनना बंद कर देते हैं। तो इसलिए अमेंडा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। काश कोई भी मुझे रोकने टोकने वाला ना हो, मैं अपनी फ्रीडम अच्छे से इंजॉय कर सकूं, लाइक एन ऑर्फन, लाइक ए रपुंजल और लाइक अ मरमेड। हर टाइम वो अपनी डे ड्रीमिंग में होती है, इसीलिए उसकी मदर को लगता है कि अमेंडा बहुत ही मूडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अमेंडाज मदर। अमेंडाज मदर हैव अ नेगिंग बिहेवियर। नेगिंग मीन्स हर टाइम डांटते रहना, टोकते रहना। जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि अमेंडा की मदर का नेगिंग बिहेवियर है? फर्स्ट पॉइंट, पोम में हम देखते हैं कि अमेंडा की मदर हर टाइम उसे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है और हर टाइम उसमें कोई ना कोई कमी निकाल रही है। सेकेंड पॉइंट, पूरी पोम में उसकी मदर उसे डूज और डोंट्स बता रही है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, होमवर्क करो, सीधे बैठो, नाखून मत चबाओ, ठीक से बैठो, अपना रूम साफ कर लो। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस। इस नेगिंग बिहेवियर की वजह से अमेंडा को लगता है कि मेरी जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से छीनी जा चुकी है। अब अमेंडा की मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ मदर कि वो उसमें कुछ गुड मैनर्स डाले, बट वो उसे इतना ज्यादा टोकती रहती है, इतना ज्यादा स्कोल्ड करती हैं कि अमेंडा उनकी बात ही नहीं सुनती और वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खोई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अमेंडा विश टू बी अ मरमेड, एन ऑर्फन और रेपुंजल? मरमेड क्या है? जलपरी। ऑर्फन एक अनाथ बच्चा, रेपुंजल जो कि एक प्रिंसेस थी। तो अमेंडा ये सब क्यों इमेजिन करती है अपने आप को? तो अमेंडा विशेस टू बी अ मरमेड, ऑर्फन एंड रेपुंजल सो दैट शी कैन लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। वो अपने आप को इन चीजों से कंपेयर करती है ताकि उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, वो इन्हीं लोगों की तरह अपनी फ्रीडम इंजॉय कर सके। अब वो ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि घर में उसकी मदर उसे कंटिन्यूसली डांटती जा रही है, हर टाइम उसे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। अमेंडा के पास थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं है कि वो कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सके। सो इसलिए शी इज लॉस्ट इन हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन so that she can live a peaceful life all alone। वो चाहती है कि मेरी पीसफुल लाइफ हो और कोई भी मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। तो अमेंडा इमेजिन करती है कि एज अ मरमेड, एज अ जलपरी, वो किसी भी बीच में एक सोल रेजिडेंट की तरह होगी। जैसे एक जलपरी है समुद्र के अंदर, तो उसे कोई रोकने टोकने वाले नहीं है, वो जहां चाहे आराम से मूव कर सकती है। इसी तरह से एक अनाथ बच्चा, उसके तो पेरेंट्स होते नहीं है, वो जहां चाहे जा सकता है, मिट्टी में खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है, जितनी मर्जी शरारतें कर सकता है। और इसी तरह रेपुंजल, वो अपने आप को रेपुंजल की तरह इमेजिन करती है so that she can live a carefree life। नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द की पॉइंट्स इन द पोम अमेंडा। अब हमने पूरी पोम बहुत अच्छे से करी है, अमेंडा के बारे में कर लिया, उसकी मदर के बारे में कर लिया। हमें इस पोम से क्या सीखने को मिलता है? की पॉइंट्स क्या हैं? तो फर्स्ट की पॉइंट इज
हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे कोई बच्चा कितना भी पुअर है, कितना भी इंटेलिजेंट है, हर बच्चे में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। वो आगे जाके लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। सभी बच्चों में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, बस ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस बात का रियलाइज़ करवाया जाए। सेकेंड की पॉइंट इज़ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें रोकते टोकते रहें गलत बातों पे, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। जैसे कि उन्हें सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, समटाइम्स उन्हें अपना फ्री टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि बच्चे अपनी एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा सीखते हैं। इस पोम में अमेंडा की मदर बहुत ही ओवर पोजेसिव है। पोजेसिव होना पेरेंट्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन ओवर पोजेसिव होना बहुत ही गलत है। हर टाइम बच्चे को टोकते रहना, डांटते रहना, उसे कुछ ना कुछ सिखाते रहना, ये बहुत गलत है। बच्चे को भी थोड़ा उसका खुद का टाइम मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है। अमेंडा के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत ज्यादा उसकी मदर उसको डांटती रहती थी, हर टाइम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देती रहती थी। तो एट द एंड रिजल्ट क्या निकला? अमेंडा ने उनकी बात सुननी ही बंद कर दी और वो अपने वर्ल्ड में खोई रहती थी। तो व्हाट इज द लेसन? कि बच्चों को जरूर डांटो, पर उतना ही डांटो जितना कि वो सुन सके। अगर हम उन्हें पूरा दिन डांटते रहेंगे तो वो हमारी बात सुनना बंद कर देंगे। तो जो चीजें अमेंडा रियलिटी में इंजॉय नहीं कर सकी, क्या नहीं इंजॉय कर सकी? अपनी फ्रीडम। तो वो कहाँ इंजॉय करती थी? इमेजिन करके। तो इस पूरी पोम में हमने क्या सीखा है कि जो पेरेंट्स की अप्रोच है अपने बच्चों की तरफ, वो थोड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत बार हमारे पेरेंट्स हमें ताने मारते रहते हैं, शर्मा जी के बच्चों को देखो, गुप्ता जी के बेटे को देखो, कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। अब जरूरी तो नहीं है जो टैलेंट हमारे अंदर है वो गुप्ता जी के बेटे के अंदर भी हो। सो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव बोलने की बजाय थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिवली मोटिवेट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ अच्छे वर्ड्स आप अपने बच्चों को बोलते हो तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पोम इज द ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर द ट्रीज इन द पोम? पोम में ट्रीज कहाँ पर है, इनसाइड और आउटसाइड? व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो हम 2 में ही आंसर करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो ट्रीज कहाँ पर हैं? पोएट के खुद के घर में हैं, और जितने भी ट्रीज के पार्ट्स हैं, रूट्स, उसकी ब्रांचेस, उसके ट्विग्स, वो सब क्या कर रहे हैं? अब क्योंकि उस ट्री को घर के अंदर रखा गया है तो उसके पार्ट्स बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो रूट्स हैं वो पूरी रात काम कर रही हैं टू रिलीज देमसेल्फ, जहां उनको बांध के रखा गया है जमीन में, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी पेड़ों के पत्ते हैं वो विंडो ग्लास पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो अपने आप को बाहर निकाल सके। कहाँ से? विंडो से। और जो छोटी छोटी टहनियां हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, वो बहुत ही हार्ड हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें बहुत वर्कआउट करना पड़ रहा है। उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। क्यों वर्कआउट कर रही हैं वो भी उस घर से बाहर निकलना चाहती है। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि पोएट ने ब्रांचेस को किससे कंपेयर किया है? तो पोएट ने ब्रांचेस को कंपेयर किया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। जैसे हॉस्पिटल में अगर पेशेंट बहुत लंबे समय तक रह जाता है तो वो बहुत ही अनफिट हो जाता है क्योंकि उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। इसी तरह से जो ट्री है वो बिल्कुल बेंट हो चुका है क्योंकि उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, वो एक ही जगह पर है। उसे 4 दीवारी के अंदर रखा गया है जो कि एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है। और जब पेशेंट हॉस्पिटल से बहुत टाइम के बाद फ्री होता है तो वो हाफ शॉक्ड रहते हैं क्योंकि वो इतना टाइम 4 दीवारी के बीच में बिता के आए हैं कि वो जल्दी से अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाते। सेम थिंग इज विद ट्रीज ब्रांचेस। उन्हें भी बहुत खुशी है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लेटेस्ट 2020 में आया था। क्वेश्चन क्या है? What message does Adrienne Rich want to convey through the poem The Trees? इस पूरी पोम के थ्रू एड्रिन रिच हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं? तो पोएट हाईलाइट करती हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, जो बचे हुए हैं उनकी, और उसके अलावा भी हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। सेकेंड थिंग इज हम ट्रीज के अंडर नहीं रहते, बट ट्रीज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और उससे भी ज्यादा हम तो अपने लिए कंक्रीट वाले घर बना लेते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका घर है ट्रीज। अगर ट्रीज नहीं है तो एनिमल्स के पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं होगा। और जो ट्रीज हैं हम उनकी नेचुरल ब्यूटी भी इंजॉय करते हैं और वो बहुत ही पीसफुल और सूदिंग है।
जब एक ट्री बहुत ही छोटा होता है तो हम उसकी नेचुरल ब्यूटी इंजॉय करते हैं और धीरे धीरे वो ट्री बड़ा हो जाता है, उसकी रूट्स बड़ी हो जाती है, उसकी ब्रांचेस बड़ी होती है, बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं और ट्री को भी फ्रीडम चाहिए सो दैट वो फुली ग्रो कर सके। हम किसी भी ट्री को एक जगह बांध के नहीं रख सकते फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर हाउस। ह्यूमन बीइंग्स कुछ ट्रीज अपने घरों के अंदर लगाते हैं ताकि उनका घर और ज्यादा खूबसूरत लग सके, लेकिन उस टाइम जो ट्री है वो फुली ग्रो नहीं कर सकता। ट्रीज को हम अपने घर में सिर्फ अपने सेल्फिश पर्पस के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर ट्री नेचुरल एनवायरनमेंट में है तो वो बहुत सारे एनिमल स्पीशीज की हेल्प करता है, उसके थ्रू वो खाते पीते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? हमें ट्रीज को अलाइव भी रखना है लेकिन बांध के नहीं रखना है कि हम उन्हें अपने घरों में बंद कर ले। आवर नेक्स्ट पोएम इज फॉग। क्वेश्चन नंबर 1, What image does the poet give to the fog? Fog को किसके साथ कंपेयर किया गया है, किसकी इमेज दी गई है? And what are the similarities between that image and fog? और उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो पहले हम ए पार्ट का आंसर करेंगे। पोएट फॉग को एक लिविंग क्रिएचर से कंपेयर करता है। कौन सा लिविंग क्रिएचर है वो है एक कैट। जैसे फॉग एक प्लेस पर आती है और फिर धीरे धीरे चली जाती है, उसी तरह से मूवमेंट होती है कैट की। कैट चुपचाप आती है और वहां से चली जाती है। अब फॉग और कैट को क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि दोनों थोड़े ही टाइम तक एक जगह रुकते हैं, फिर वो वहां से चले जाते हैं, चाहे वो फॉग है चाहे वो कैट है। दोनों ही टेम्परेरी विजिटर है, मतलब थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं फिर वो वहां से चले जाते हैं। फॉग और कैट दोनों ही एक फिक्स जगह पर नहीं रुक सकते, इसीलिए पोएट ने फॉग और कैट को कंपेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। डिफिकल्टीज कम बट दे डू नॉट स्टे फॉर एवर। हमारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं लेकिन वो हमेशा नहीं रहती हैं। दे कम एंड गो। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू द पोम फॉग। इसे हमें फॉग से कंपेयर करके एक्सप्लेन करना है। तो फॉग पोम में पोएट ने क्या रिप्रेजेंट किया है कि फॉग आती है, पूरी सिटी को घेर लेती है, बट वो एक टेम्परेरी विजिटर है, थोड़े टाइम के लिए आती है और फिर चली भी जाती है। इसी तरह से कैट है, वो आती है और चली जाती है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जितनी जल्दी फॉग आती है उतनी ही जल्दी वो चली भी जाती है। यहाँ पे फॉग को हम अपनी डिफिकल्टीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं उतनी ही जल्दी वो चली भी जाती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी पूरी लाइफ परेशानियां ही चलती रहे। नो, कुछ टाइम बहुत अच्छा होता है, कुछ टाइम बुरा भी आ जाता है। जब हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आ जाती है तो हम बहुत ही डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। बट हमें अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी जरूर होता है। बस डिपेंड ये करता है कि कुछ लोग अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है तो प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं। जरूरत क्या है कि हम सोल्यूशन के बारे में सोचें। तो हमें कभी भी अपनी लाइफ में होपलेस नहीं होना चाहिए, कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डिफिकल्टीज हैं उनका नेचर कैसा है, टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए है, फिर जल्दी ही चली जाएंगी। नेक्स्ट इज द ब्यूटीफुल पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। क्वेश्चन इज अ बैलेड। यहाँ पे एक टर्म है बैलेड। बैलेड का मतलब होता है जो कि एक स्टोरी बताता है एज वेल एज सरप्राइज एंडिंग। उसमें एक सरप्राइज एंडिंग भी होती है। एक्सप्लेन हाउ दीज फीचर्स आर इंक्लूडेड इन द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोम में बैलेड को कैसे यूज किया गया है, इसमें कहानी भी बताई गई है और सरप्राइज एंडिंग क्या है वो हमें बताना है। तो पूरी पोम किस बारे में है? मेन इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है ड्रैगन। जो ड्रैगन है उसको बहुत ही कायर, बहुत ही कमजोर समझा जाता था। बट एक ओकेजन ऐसा आता है जब घर में एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक पायरेट हमला कर देता है, तो बेलिंडा के जितने पेट्स हैं वो सब इधर उधर भाग जाते हैं और कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं करता। तो उस टाइम पर सिर्फ ड्रैगन ऐसा था, कस्टर्ड द ड्रैगन, जो डट के पायरेट का मुकाबला करता है और विद इन अ मिनट वो उसे खा जाता है। So in this way everyone is saved। तो कस्टर्ड द ड्रैगन ऐसा था जिसने सबको बचा लिया। तो एट द एंड सबसे ज्यादा बहादुर कौन निकला? कस्टर्ड। वो सबसे ब्रेव था, उसी ने सबकी जान बचाई। तो दिस इज द सरप्राइज एंडिंग, क्योंकि पूरी पोम में स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि वो हमेशा सेफ केज के लिए भागता रहता है, सबसे कायर है, सबसे डरता है, बाकी लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन एट द एंड जो सरप्राइज एंडिंग है वो कुछ डिफरेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड कस्टर्ड लुक लाइक? दिस क्वेश्चन केम इन 2016। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कस्टर्ड की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताना है कि कस्टर्ड दिखने में कैसा था। तो पोम के थर्ड स्टेंजा में कस्टर्ड ड्रैगन की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया है। कस्टर्ड ड्रैगन दिखने में बहुत ही ह्यूज है, उसके बहुत ही शार्प टीथ्स हैं। ही हैज स्पाइक्स ऑन टॉप। जो कस्टर्ड ड्रैगन का हेड है यहाँ पर उसके स्पाइक्स हैं। हिज माउथ इज लाइक अ फायर प्लेस एंड हिज नोज इज लाइक अ चिमनी। उसके मुंह में से आग निकलती है
और उसकी नोज एक चिमनी की तरह है जिसमें से धुआं निकलता है। एंड ही हैज डेगर्स ऑन हिज टोज, उसके जो पैर हैं इसमें डेगर्स हैं। डेगर क्या होता है? जैसे खंजर होता है। तो ये है कस्टर्ड द ड्रैगन की फिजिकल अपीयरेंस। लास्ट क्वेश्चन है इस पोम का, हाउ डिड कस्टर्ड फेस द पायरेट? जब पायरेट घर में घुस आया था तो कस्टर्ड ने उसका मुकाबला कैसे किया? तो आंसर इज, जब पायरेट घर में घुस आया था तो बेलिंडा के जितने भी पेट्स थे, इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, वो सब इधर उधर भाग गए और सबसे पहले उन्होंने अपनी जान बचाई। तो कौन बचा लास्ट में? सिर्फ कस्टर्ड बचा था जो कहीं भी जाकर छुपा नहीं, और कस्टर्ड जंप करके पायरेट के आगे आ गया। He even clashed his tail, सबसे पहले उसने अपनी पूंछ हिलाई क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ड्यूरिंग दिस फाइट पायरेट ने उसके ऊपर 2 गोलियां भी चलाई लेकिन उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एंड विद इन नो मिनट्स कस्टर्ड उस पायरेट को खा गया। नाउ दिस इज आवर लास्ट पोम फॉर एन ए ग्रेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमारी पूरी पोम कवर हो रही है। डू वी लव पीपल बिकॉज वी लाइक देयर अपीयरेंस और वी आर फैसिनेटेड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस? हम लोगों को क्यों पसंद करते हैं? उनकी इनर ब्यूटी के लिए या उनकी आउटर ब्यूटी के लिए? हाउ डज एन.ए. ग्रेगरी वांट टू बी लव्ड? इज हर विश फुलफिल्ड? क्वेश्चन कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट्स में है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा है हम लोगों को प्यार क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसकी आउटर अपीयरेंस देखते हैं कि दिखने में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत सुंदर है, डैशिंग है, तो हम उसे पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी इनर ब्यूटी कैसी है, वो अंदर से कैसा है। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, यहाँ पे वो बिल्कुल फिट बैठता है, दिल दा पता नहीं तेरा किवें जिया होना, मैं तो मुखड़ा देख के मर गया नहीं। मतलब इनर ब्यूटी का नहीं पता, मैंने तो बस तेरा फेस देखा और अपना दिल खो बैठा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या मैटर करता है? शो ऑफ मैटर करता है कि हम कितना फैशन करते हैं, कितना कुछ अपने फेस पे लगाते हैं, हमारी आउटर अपीयरेंस कैसी है। बिकॉज पीपल आर लव्ड बिकॉज ऑफ देयर आउटर अपीयरेंस। सिमिलरली पोम में फॉर एन.ए. ग्रेगरी, एनी इज लव्ड फॉर हर आउटर ब्यूटी। उसको प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके बाल बहुत सुंदर हैं, येलो इन कलर, बट नॉट फॉर हर इनर ब्यूटी। उसको उसकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद नहीं किया जाता, ओनली आउटर ब्यूटी। नेक्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे, एन.ए. ग्रेगरी क्या चाहती थी? एन.ए. ग्रेगरी चाहती थी कि कोई भी उसको उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार ना करे, क्योंकि जैसे उसके बाल हैं आज येलो कलर के, उनका कलर तो वो कभी भी चेंज कर सकती है। तो क्या वो इंसान जो उसको उसके येलो कलर्ड हेयर के लिए प्यार करता है फिर बाद में वो उसे प्यार करना छोड़ देगा? मीन्स वो प्यार झूठा है। शी वॉन्ट्स कि कोई भी उसको उसकी आर्टिफिशियल ब्यूटी के लिए प्यार ना करे, उसकी जो इनर ब्यूटी है उसको समझे। सी पार्ट, क्या एन.ए. की विश फुलफिल होती है? नो, इट इज नॉट गेट फुलफिल्ड बिकॉज पोएट टेल्स दैट पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ गॉड हैं या हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा आउटर ब्यूटी को ही प्रेफरेंस देंगे। तो वी आर डन विद द पोम्स। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स की स्टोरीज और ग्रामर, एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, इन सब की वीडियोस भी अलग अलग प्रिपेयर्ड है। अभी तक अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो मस्ट कवर योर सिलेबस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज subscribe the channel.